चलो, marginal costing is the next topic for which we are doing revision right now. Now what is marginal cost? देखो, इसमें से आपको 4 मार्क के सम आएंगे, 4 से 6 मार्क का, और इसमें से ज्यादा भी आ सकता है। बजटरी में से 6 या 8 मार्क का एक पड़ जाए, बाकी का ना पूछा जाए। 8 मार्क का स्टैंडर्ड में से आए और बाकी का 15-16 मार्क का मार्जिनल में से आए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो हम देखते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली क्या पूछते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पूछा जाता है एक तो सीवीपी के सम्स, बराबर, जो आपको 2-2 मार्क के सम्स में आते हैं, ब्लैंक में भी आ जा सकते हैं, ऐसा कुछ। फिर दूसरा, ये सीवीपी के अंदर ये 4 चीजें आती है, बाय द वे मैं बता देता हूँ। एक आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीसरा है डिजायर्ड सेल्स, बराबर, और चौथा आपको पीवी रेशियो। ये 4 कंसेप्ट के आजू बाजू जो पूछा जाता है वो सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोला जाता है। तो ये आपको इसके सम्स आएंगे। इसके अलावा आपको शटडाउन पॉइंट है कि कब आपको बिजनेस बंद करना है। फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिर मेक और बाय है, एंड लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस है। तो इतने टॉपिक के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बराबर। अब ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड सम है। इसमें आपको करना क्या है, एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट होता है जो आपको प्रिपेयर करना है। कोई भी सम बाय डिफॉल्ट आपको ये करना ही करना है। सेल्स लिखना है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, आता है आपका प्रॉफिट। इधर पर यूनिट लिख दो, अमाउंट रुपीज लिख दो, एंड यहाँ यूनिट्स लिख दो। एंड फिर पूरा जो भी डेटा आपको अभी तक दिया है वो पहले यहाँ लिखो, एंड फिर क्या करो, बाकी की चीजें आजू बाजू जोड़ते जाओ और जो जरूरी है वो पूछते जाओ। अब इधर है ना, मेनली ये पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के आजू बाजू घूम रहा है, बराबर। अब इसके अंदर आपको देखो, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सब समझाने की जरूरत नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट का मुद्दा आपको मैं समझा देता हूँ कि वो क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट का मुद्दा, ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मीन्स आपकी टोटल रेवेन्यू एंड आपका टोटल कॉस्ट सेम आएगा। सो प्रॉफिट या फिर लॉस कितना आ जाएगा, 0। नो प्रॉफिट नो लॉस देते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट लिखोगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब है ना, सीपीयू क्यों, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। अब देखो, 2 कॉस्ट है हमारी, सब कॉस्ट रिकवर करनी है उसमें, वेरिएबल एंड फिक्स। तो वेरिएबल रिकवर करने के लिए सेल्स में से ही माइनस कर देते हो और आप सीपीयू पे पहुंच जाते हो। तो अब कौन सी कॉस्ट रिकवर करनी बाकी है, फिक्स कॉस्ट। तो ये सीपीयू में से फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे, बट ये जवाब आपको यूनिट्स में मिलेगा। एंड यही चीज अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीज में चाहिए तो क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या आएगा, तो पीवी रेशियो आएगा। क्यों, क्योंकि पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, एंड कंट्रीब्यूशन तभी आता है जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाती है तब। सो इन शॉर्ट, ये पीवी रेशियो मीन्स एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन रेशियो ही है। तो यहाँ रुपीज में जवाब आ जाएगा और उधर आपका यूनिट्स में जवाब आएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब ये ब्रेक इवन में आपको और क्या पूछा जाता है, ब्रेक इवन में आपको उसकी एजम्पशंस पूछी जाती है। ये थ्योरी में आ सकती है ऐसा क्वेश्चन। तो उसमें क्या एजम्पशन है सर, तो ये रही एजम्पशंस, देख लो कि भाई 2 ही खर्चे हैं, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट 2 ही है। फिर रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैसी है, लीनियर। लीनियर का मीनिंग है प्रोपोर्शनेट ओवर ए रेंज ऑफ एक्टिविटी, मीन्स कुछ लेवल तक। तीसरा है कि सर्टेन फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, कुछ फैक्टर्स है चेंज नहीं होने वाले, जैसे कि सेलिंग प्राइस सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है।
प्रोडक्टिविटी जो है वर्कर्स की वो सेम रहती है। आपका सेल्स मिक्स है ना, वो पूरे साल में चेंज नहीं होता है। अबे ना यहाँ एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंदर आपको ये सब चीजें आती, मीन्स मैं आपको बताऊं, शायद मेरे पास उसका ग्राफ पड़ा है नहीं पड़ा है, चलो इधर इधर ही बना देते हैं उसका ग्राफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? सपोज ये हमारा ग्राफ है, तो ये हमारी है ना टोटल सेल्स लाइन है, और ये हमारी है ना टोटल कॉस्ट लाइन है, जो फिक्स कॉस्ट से शुरू होती है। यहाँ तक का ये फिक्स खर्चा है, ये वेरिएबल खर्चा है। अब यहाँ जब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट एक दूसरे को टच करते हैं, वो लेवल को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, बट यूनिट्स में। ये यहाँ जाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आएगा। अब ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है ना, एंगल मीन्स खूणो, ऐसा जो बन रहा है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो दिस इज द एंगल विच द टोटल सेल्स लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन। मीन्स टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को जो जहां कट करती है, उससे ऊपर का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में कैसा होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर वो लार्ज है तो फर्म का पीवी रेशियो ज्यादा है, बराबर, उसका प्रॉफिट का रेट कैसा है? ज्यादा है। एंड अगर वो एंगल आपका कम है तो वो आपका प्रॉफिट का रेट कम है। तो हायर, रीजनेबली हायर द बेटर, बराबर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। चलो आगे, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है भाई। व्हाट इज पीवी रेशियो? इट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। मीन्स आपके सेल्स में से आपके कंट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन कितना है, दैट इज योर पीवी रेशियो, बराबर है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब ये पीवी रेशियो कहाँ काम आता है? तो भाई आपको कोई भी ये पूरे मार्जिनल कॉस्टिंग में आप प्रॉफिट के परसेंटेज नहीं ढूंढोगे, आप पीवी रेशियो के बेस पे निर्णय लोगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर की जाती है। फिक्स कॉस्ट को तो वो सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट में एंड डिजायर्ड सेल्स में ही यूज करते हैं। तो हायर द पीवी रेशियो बेटर इट इज। पीवी रेशियो ज्यादा हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाता है, मीन्स आपका इतना कंट्रीब्यूशन है कि फिक्स कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाता है, बराबर। तो पीवी रेशियो इज हायर द बेटर। और पीवी रेशियो कब बढ़ेगा? दो स्थिति से पीवी रेशियो बढ़ेगा, या तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। और दूसरा, सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे, सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट चलो 60 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो पहला रास्ता वो 60 से कम करो, चलो 55 पे पहुंच जाओ, तो पीवी रेशियो आपका 45 हो जाएगा। पुराना ओरिजिनल पीवी रेशियो कितना है? तो 40 डिवाइड बाय 100 करके 40 है। अब आपका वेरिएबल कॉस्ट 60 से कम होकर 55 हो गया, तो आपका कंट्रीब्यूशन 40 से बढ़ के 45 हो गया, तो 45/100, 45%। तीसरा रास्ता क्या है? वो 60 एज, चलो 40 कंट्रीब्यूशन एज इट इज रहे, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 60 एज इट इज रहे, बट आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। सेलिंग प्राइस सपोज 105 हो जाए, तो सेलिंग प्राइस 105, वेरिएबल कॉस्ट 60, तो 55 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन, तो 55 डिवाइडेड बाय 105, ऐसा करके आपका पीवी रेशियो चेंज होता है। चलो, पीवी रेशियो का यूज कहाँ कहाँ है, यहाँ ये आपको पूछा जा सकता है, सो इसको इग्नोर करे बिना, मीन्स करके मत जाना। पहला क्या है? पीवी रेशियो का यूज है वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज पीवी रेशियो, तो सिमिलरली 100 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। फिर दूसरा है टू मेजर द एफिशिएंसी और टू चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइन। आपको एफिशिएंसी सिलेक्ट करनी है, तो हायर पीवी रेशियो हायर एफिशिएंसी बता रहे हैं। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म कैन बी इम्प्रूव। कैसे? अगर आप पीवी रेशियो इम्प्रूव करते हो तो। फिर ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसका यूज क्या है? पीवी रेशियो का यूज, ब्रेक इवन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आगे क्या है? ऑप्टिमम सेल्स मिक्स ढूंढने के लिए पीवी रेशियो का यूज होता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम सेल्स मिक्स? तो सेल्स मिक्स का मीनिंग क्या है कि सपोज प्रोडक्ट ए का 60% है, प्रोडक्ट बी का 40%, ऐसा अभी कॉम्बिनेशन है। अब चेंज करेंगे कॉम्बिनेशन और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाए ओवरऑल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो प्रोडक्ट आपका पीवी रेशियो ज्यादा है उसका प्रोपोर्शन आपके सेल्स मिक्स में बढ़ा दो।
तो उससे आपका क्या प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो दीज आर द यूसेजेस ऑफ पीवी रेशियो। फिर चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, तो ये भी हमने पढ़ा है अच्छे से। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो टोटल सेल्स में से मैं ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूं तो मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स। दूसरा भी एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। है ना, एक प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो वो वहां फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आ जाएगा। बट यहाँ आप समझ लो कि ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में ऐड कर दो तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो करो तो सेल्स मिल जाए। तो टोटल सेल्स बराबर, टोटल सेल्स कैसे आता है, तो कंट्रीब्यूशन जो है उसको आप पीवी रेशियो से डिवाइड करो तो भी टोटल सेल्स आ जाएगा। अब इसके दो हिस्से बना दिए उन्होंने, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को अलग किया तो ब्रेक इवन बन गया, प्रॉफिट को अलग कर दिया तो हमको क्या मिल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया। बट जब ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड होते हैं तो हमारा टोटल सेल्स आ जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन माइनस करो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। ओके, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा नया बिजनेस चालू करता है ना तो उसके लिए ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसको देखना है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ गया तभी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंचेगा। बाकी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अगर ना पहुंचे ना तो बहुत सा। और मैं बताऊं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत लेट ईयर्स में चालू होता है। आप सोचो, रिलायंस जियो है, उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब चालू होगा? अरे तू ब्रेक इवन का सोच, उसका कितने का, 2.5 लाख करोड़ का तो डेब्ट लिया था कंपनी जब चालू की। कितने सारे टावर्स, कितने एम्प्लॉइज, क्या क्या लगाया, गवर्नमेंट से वो बाय किया बिल्डिंग में, बराबर। अब वो जो लाइसेंस है, टेलीकॉम लाइसेंस, कितना कितना कितना, अपने खुद के सैटेलाइट्स वगैरह की अरेंजमेंट, कितनी परमिशंस, कितने पूरे इंडिया वाइड कितना बड़ा नेटवर्क। मीन्स 4 साल तक तो उसका ब्रेक इवन, पहले 2 साल तक, 1-1.5 साल तक तो फ्री में रखा, वापस ये सब लगाने के बाद भी फ्री में रखा। तो मीन्स आप सोचो उसका ब्रेक इवन कब आएगा, 4 साल के बाद तो वो चालू करेगा कम, ब्रेक इवन तो ठीक है, कमाने का शुरू करेगा। उसने जब से प्लांट लगाना चालू किया होगा उसका, ये आप सोचो कितने साल, 5-6 साल तक उसको प्रॉफिट नहीं आता होगा। आप रिलायंस जियो की बैलेंस शीट देखना अभी तक की, पिछले 5-6 साल में, उसमें पहले 4-5 साल की तो देखना लॉस में होगी। तो कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना, वो है ना, ये नहीं सोचता है कि इसका ब्रेक इवन जल्दी आ जाए, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। बट उसका विजन बड़ा पक्का है, उसको मालूम है एक बार लगाना है ये बिजनेस, फिर क्या सालों तक प्रॉफिट है। अब है ना, इसने बहुत ही अच्छा एग्जिट किया है, किसने, मुकेश अंबानी ने। अब देखो, वैसे भी क्रूड ऑयल मार्केट में अब उसका सप्लाई थोड़ा कम है, महंगा पड़ रहा है, बराबर। तो उसके सामने रेवेन्यू स्रोत कैसे बढ़ेगा उसका, तो इसने ये देखा, इंटरनेट है ना, उसकी मंदी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं आने वाली। उसने पहले ऐसे सोचा कि पेट्रोल की तो मंदी आने वाली नहीं है तो चलो उस एरिया में घुसते हैं। बड़ा 45 साल हो गए रिलायंस को, अब मालूम पड़ा कि साला पेट्रोल का तो मंदी आएगा, महंगा पड़ेगा, तो बेटर है कि भाई छोड़ो उसको, अब ऐसी फील्ड पकड़ो जिसमें आपको क्या, आपको मंदी ना आए। तो ऐसे एरिया में उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ऐसा जाइजेंटिक इन्वेस्टमेंट किया ना कि कोई कंपटीशन में सोच ही नहीं सकता। कंपटीशन में कौन, सिमिलर टाइप ऑफ लोग होंगे तो कंपटीशन में आ सकते हैं। यहाँ तो कंपैरिजन का है, कोई 2.5 लाख करोड़ का लोन ले सकता है, उसके सामने आप बैठोगे कैसे कंपटीशन में? आपको 2.5 लाख का लोन नहीं मिल रहा है, ये 2.5 लाख करोड़ का लोन ले रहा है, बहुत बड़ा फर्क है। बट फाइन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, वो लोगों का कंसेप्ट नहीं है, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के एंगल से तो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम प्रोडक्शन वाले तो देखते ही देखते हैं। चलो इंडिफरेंस पॉइंट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट होता है एंड फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट होता है। यहाँ इंडिफरेंस पॉइंट क्या है, तो इट इज दैट लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट, it is that level of sales at which total cost of two options are equal, बराबर। उसकी फॉर्मूला क्या है सर, इंडिफरेंस पॉइंट की फॉर्मूला क्या है मालूम? डू यू नो द फॉर्मूला इंडिफरेंस पॉइंट? मैं यहाँ लिखता हूँ,
चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये मेरा पहला ऑल्टरनेटिव है, ये मेरा दूसरा ऑल्टरनेटिव है। पहले ऑल्टरनेटिव में मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा है 1,00,000 रुपए, दूसरे में सिर्फ 50,000। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखे तो यहाँ जहाँ फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उसकी वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम है 5, जबकि यहाँ वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर यूनिट ज्यादा है 10 रुपया। आप सोचो ना, ये महंगा मशीन होगा तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, बट वो आपको प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बना के देगा 5 रुपए में। जबकि ये सस्ता मशीन है तो डेप्रिसिएशन कम आएगा, बट उसका पर यूनिट कॉस्टिंग ज्यादा है। अब मेरे को बताओ व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट। ये कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट ही होता है, हम कॉस्टिंग में कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ते हैं। तो अब चलो, चेंज इन फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस कितना है 50,000, डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 5, तो 10,000 यूनिट आता है। तो 10,000 यूनिट्स तक, अब है ना, इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर आप लेवल ऑफ सेल्स आपका लेस देन 10,000 यूनिट्स है तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? तो जिसका फिक्स कॉस्ट कम है। फिक्स कॉस्ट किसका कम है? सेकेंड ऑल्टरनेट टू को सिलेक्ट करोगे। अगर आप एट इंडिफरेंस पॉइंट हो, मीन्स आपका प्रिडिक्टेड सेल 10,000 है और कॉस्ट इंडिफरेंस सेल के पॉइंट के हिसाब से भी 10,000 है, तो आप क्या करोगे? आप ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट। एंड तीसरा, अगर आपका लेवल ऑफ सेल अबो 10,000 है तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? हायर पीवी रेशियो। बट मैं बताऊं, ये छोड़ो, हायर पीवी रेशियो की जगह आप यहाँ लिखो, यस ये बराबर लिखा है, लोअर वेरिएबल कॉस्ट, लोअर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला ऑल्टरनेट, दैट इज ऑल्टरनेट 1 सेलेक्ट करोगे, ऑल्टरनेटिव 1 सेलेक्ट करोगे। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सपोज 12,000 यूनिट बनाने हैं। चलो, ये दोनों में से कौन सा ऑल्टरनेट मेरे लिए बेटर रहेगा? तो 12,000 इज मोर देन 10,000, तो मैं क्या करूंगा? ये वेरिएबल कॉस्ट कम वाला ऑप्शन दे दूंगा। अब मैं चेक करता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों लिखता हूँ। ये पहला अल्टरनेटिव, ये दूसरा अल्टरनेटिव। मैं बता रहा हूँ कि इसका ही कम आएगा पक्का अभी से। कैसे? देखो, फिक्स कॉस्ट तो ये इसका कितना है 1,00,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 5 रुपया पर यूनिट, और 12,000 इंटू 5 60,000, तो टोटल कितना आएगा 1,60,000। अब इसका चेक करो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? तो 10 रुपया है, तो 12,000 इंटू 10 1,20,000, एंड फिक्स कॉस्ट कितनी 50,000, तो कितनी हुई 170। कौन सी कम है? 160 कम। समझ में आए? तो ये इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। चलो, अब है शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट क्या होता है? शटडाउन पॉइंट है ना, ऐसा सेल्स लेवल है, अगर उससे कम अगर आपका सेल्स हो जाए ना तो आपको प्रोडक्शन बंद कर देना है, टेम्पररीली शट डाउन योर फैक्ट्रीज। एंड अगर उससे ज्यादा सेल हो तो कंटिन्यू रखो, भले लॉस हो रहा है तो भी कंटिन्यू रखो। इधर फॉर्मूला क्या है? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये रहा, देखो शटडाउन पॉइंट में मैंने लिखा है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, एंड इधर है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये शटडाउन पॉइंट की फॉर्मूला है। अब है ना, खर्चे के दो प्रकार है, एक अवॉइडेबल और दूसरा अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल मीन्स क्या है? जिसको आप सपोज बंद करोगे, शट डाउन करोगे, टेम्पररी प्रोडक्शन बंद करोगे, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बराबर। तो उसको क्या बोलेंगे? शट डाउन, सॉरी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। एंड दूसरा मीन्स अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मीन्स ऐसा खर्चा जो आप प्रोडक्शन बंद करोगे तो वो खर्चा बंद हो जाएगा, बट कुछ फिक्स कॉस्ट है प्रोडक्शन बंद करोगे तो भी वो खर्चा रहेगा, जैसे कि इंश्योरेंस भरा है, डेप्रिसिएशन है, भाड़ा है, वो चालू ही रहेगा, बराबर। तो इसको अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो अनअवॉइडेबल को छोड़ दो, आप कंसिडर किसको करो? जिसको आप रोक सकते हो भाई, अवॉइडेबल को रोक सकते हो, तो अवॉइडेबल को ध्यान में रखते हुए बनाओ फॉर्मूला, बराबर। तो ये है शटडाउन पॉइंट। अब देखो, इसमें ये फॉर्मूला है बट ये डिसीजन मेकिंग रूल है कि अगर आपका बजटेड सेल्स शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है तो कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशंस, अगर आपका बजटेड सेल्स इक्वल टू शटडाउन पॉइंट है तो भी कंटिन्यू करो, बट अगर आपका बजटेड सेल्स लेस देन शटडाउन पॉइंट है तो शट डाउन कर दो टेम्पररीली। अब यहाँ लॉस विद कंटिन्यूएशन वुड बी लोअर देन लॉस एट शटडाउन, पहले केस में। दूसरे में प्ले विद चांस, लक और एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि जितना अवॉइडेबल है उतना ही कमा रहे हो,
बराबर, बट हमारे पास चांस तो है कि कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो अभी बंद कर दिया तो तुरंत तो नया चालू नहीं कर पाऊंगा। एंड लास्ट है, लॉस विथ शटडाउन विल लोअर देन लॉस विथ कंटिन्यूएशन। चलो अब लिमिटिंग फैक्टर नाम का एक मुद्दा है। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? विच रिस्ट्रिक्ट्स अवर आउटपुट, उसको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। मीन्स मशीन आवर हो सकते हैं, रॉ मटेरियल की केजीज हो सकते हैं, कैपेसिटी हो सकती है, लेबर आवर्स हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग फैक्टर है। अगर वो कम हो जाए, उसका सप्लाई अवेलेबल कम हो, तो मैं ज्यादा यूनिट बना नहीं पाऊंगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर, विच रिस्ट्रिक्ट्स अवर आउटपुट। अब ऐसा लिमिटिंग फैक्टर हो ना, तो उसके अंदर ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो देख लो कि लिमिटिंग फैक्टर कौन है, मशीन आवर है, लेबर आवर है, क्या है। दूसरा क्या करो? कंप्यूट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढो। दूसरा क्या करो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ढूंढो। तीसरे में देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। पहले क्या करो? की फैक्टर ढूंढो, फिर सीपीयू ढूंढो, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ढूंढो, मींस कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर या कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर या कंट्रीब्यूशन पर केजी। फिर क्या करो? उसके बेस पे रैंक डिसाइड करो, डिसाइड द रैंक, रैंक डिसाइड करो। एंड फिर क्या करो? रैंक के बेस पे फिर आपके पास जो लिमिटिंग फैक्टर की क्वांटिटी अवेलेबल है उसको एलोकेट करो। मैं सपोज मशीन आवर लिमिटेड है, तो हम जो प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर देती है ना, उसको पहला रैंक दे दूंगा। और उस वो प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी ना, उतने मशीन आवर्स में प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट को दे दूंगा। मीन्स जो मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आता है, जिसको मैं पहला रैंक देता हूँ, उसको मैं सबसे ज्यादा वो लिमिटिंग फैक्टर्स की क्वांटिटी अलॉट करूंगा। अलॉट करते जाओ, पहले रैंक को सबसे ज्यादा जो है वो दे दो, अगर बचा तो दूसरे रैंक को दो, अगर बचा तो तीसरे रैंक को, ऐसा करें। एंड फिर जो आपने अलोकेट किया उसके बेस पे कितना प्रोडक्शन हो सकता है ढूंढ लो, उसको ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। एंड वही है आपका लिमिटिंग फैक्टर का यूसेज। तो तीसरा फैक्टर ये था कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, चौथे में रैंक करो, पांचवें में अलोकेट द की रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द रैंक गिवन। फिर ये मार्जिनल वर्सेस एब्सॉर्प्शन का कंसेप्ट है। एक सम है मॉड्यूल में, आपको तो शायद यहाँ ये वाले ग्रुप में शायद मार्जिनल वर्सेस एब्सॉर्प्शन का सम नहीं है, बट ग्रुप 2 में पक्का ये आएगा। बराबर है। अब देखो ये कुछ फॉर्मेट है, कुछ काम के नहीं है मेरे हिसाब से फॉर्मूलाज। मैं बता देता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट में भी ठीक है ये सब फॉर्मूला। एक पीवी रेशियो की ये 2 फॉर्मूला आप कर लेना, बड़ी काम की। कौन सी मालूम? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन, हाँ, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज ये 2 अल्टरनेट है, ये सेल्स, वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सपोज ये 1 लाख रुपए का सेल है और ये 2 लाख रुपए का सेल है। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो भाई 60,000 है। यहाँ 1,20,000, बराबर है। सो कंट्रीब्यूशन इधर 40,000 है, इधर 80,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? इधर 25,000 है, तो यहाँ भी फिक्स कॉस्ट तो 25,000 ही रहेगी। तो प्रॉफिट कितना है? यहाँ 15,000 है और यहाँ 55,000 है। ठीक है, ओके। ये कैसे है समझ में आ रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, बराबर। अब आप सोचो, मेरे को पीवी रेशियो चाहिए, चलो तो कैसे मिलेगा? तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन देखो 40 एंड 80 का डिफरेंस ले लो पहले। 40,000 डिवाइडेड बाई सेल्स का 1 लाख एंड 2 लाख का डिफरेंस ले लो। 1 लाख, तो 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 40% आए। चलो दूसरा देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट का डिफरेंस देखो तो 15,000 एंड 55,000 का डिफरेंस कितना है? 40,000। और ये 1 लाख एंड 2 लाख का डिफरेंस कितना है? 40,000। तो भाई कितना आता है? 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये भी 40%। तो ऐसे करके ढूंढते हैं। ओके, फिर कुछ एक दो चीजें हैं जो मेरे को समझानी है, शायद इधर लिखी है कि नहीं लिखी है, आई डोंट नो। हाँ ये, एक मिनट, नहीं लिखी है इधर, बट मैं बताना चाहता हूँ आपको, जरा देख लो। क्या बताना चाहता हूँ? 2 एनालिसिस।
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 बराबर। एंड दूसरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बट आपको मालूम है वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स, ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। अब है ना मेरे को मैं बताऊं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो बोलते हैं, इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, या फिर अगर 100 लिखना है तो 100 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे आएगा? 1 माइनस कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ऐसे। एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैसे आएगा? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन है ना, ऐसा सेम मुद्दा ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला है कि ब्रेक इवन सेल्स रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल सेल्स में से इसके परसेंटेज कितने। एंड दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशियो is equal to margin of safety cells divided by total cells multiplied by 100। फिर आपको मालूम है ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का टोटल करो तो टोटल सेल्स आ जाते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स रेशियो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 1। तो ब्रेक इवन सेल्स के रेशियो कैसे आएगा? ब्रेक इवन सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 1 minus margin of safety ratio, and margin of safety ratio is equal to 1 minus break even cells ratio। चलो समझ में आ गया। तो आई थिंक जितने भी मुद्दे थे इसके मैंने कवर कर लिए हैं। सो अब ये हो चुका है। अब है ना ये सीवीपी एनालिसिस में मैं नहीं जाता हूँ, बेसिक सम्स है इसके, आप करते चलो। इसमें मेरे को जो टफ लगेगा ना वो मैं बताता हूँ, और मेरे को लगेगा कि ये समझाना चाहिए तो वो मैं समझाऊंगा। अब देखो ये कॉम्पोजिट ब्रेक इवन का पॉइंट है, ये मेरे को समझाना पड़ेगा। चलो 7वां सम है वो जरा देखो। तो अभी तक नॉर्मल सम्स में ना हमने 1 से 25 सम्स भी वो लास्ट में रखे हैं, मालूम है सीवीपी एनालिसिस के। उसमें भी ये सिंगल प्रोडक्ट है ना, उसके लिए वो बराबर है, बट 1 से ज्यादा प्रोडक्ट हो ना तो तकलीफ हो जाती है। तो देखो सबसे पहले ये एल नाम की प्रोडक्ट है। अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना होता है? 18,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30% हो रहा है। और ये 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% हो रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल पीवी रेशियो 30 प्लस 50 80 डिवाइडेड बाय 2 40 ऐसा आएगा? तो नो, ऐसा नहीं आएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ओवरऑल सेल्स करना पड़ेगा। मींस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है? 48,000 एंड ओवरऑल सेल्स कितना है? 1,20,000। तो 48 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आता है? 40 आएगा। बट ये 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 करके 40 नहीं आया, ये 48 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके 40 आया। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। कॉम्पोजिट का मीनिंग होता है कंबाइंड, मींस दो प्रोडक्ट टेकन टुगेदर। फिर कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा? तो कॉम्पोजिट फिक्स कॉस्ट 36,000 डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट पीवी रेशियो 40%। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 40% करके जो आएगा 90,000, दैट वुड बी योर कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर। एंड आपका बस ये दो चीजें हैं। तो जो कंपोजिट का मीनिंग था वो अभी ये सब में हमको समझने को मिला। बाकी तो नॉर्मल सम्स है। ये सेल्स मिक्स वाला सम है। 8वां सम अलग अलग प्रकार के ABCD 4 अलग अलग यूनिट्स है। हर एक का सेल्स प्राइस और हर एक का सेल्स प्रोपोर्शन, हर एक का वेरिएबल कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है। चलो 9th नंबर भी उसके जैसा ही है, कुछ काम का नहीं।
ये सम कॉस्ट शीट में आ जाता है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वाला। ये अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग वाला मेरे हिसाब से आप एग्जाम के अगले दिन देख के जाना, 11 नंबर का सम है ना, एग्जाम के अगले दिन ये देख के जाना है। मेरे पास इसका सॉल्यूशन शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट सम माना जाता है। बराबर, 1 मिनट मेरे पास पड़ा हो तो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सम है, उसके अंदर कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है कि कुछ ज्यादा चीजें दी है। हाँ यस, बिफोर आई गो एनीवेयर ये सम आप जरा पकड़ लीजिए, 19 नंबर का सम ये है ना, शायद मेरे पीछे वाले जो 1 से 25 सम है उसमें से ये है। अब ये सम में हमको देखो कैपेसिटी दी है, एक 100%, दूसरी 75%। 100% पे 2000 यूनिट है तो 75% पे 1500 यूनिट। अब प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, 3 रुपया है और 4 रुपया पर यूनिट है। जबकि प्रोडक्शन ओवरहेड 2 जो है ना, दोनों में 2-2 है। तो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ता है कि जहाँ पर यूनिट खर्चा सेम रहता है ना, वो वेरिएबल होता है, बट पर यूनिट पहला ओवरहेड है ना वो चेंज हो रहा है। देखो यूनिट्स अगर बढ़ रहे हैं, 2000 यूनिट्स है 100% पे, तो ये फिक्स, ये प्रोडक्शन ओवरहेड 1 पर यूनिट कम है। एंड जब यूनिट्स कम हो जाते हैं तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ज्यादा है। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये खर्चे का नेचर फिक्स है। यूनिट्स बढ़ने से ये खर्चा पर यूनिट कम होता है और यूनिट्स कम होने से ये खर्चा पर यूनिट बढ़ जाता है, बट इन टोटल ये खर्चा सेम रहता है। तो ये फिक्स नेचर। अब if selling price is reduced by direct material and labor is 8 per unit, what would be the break even point? अब सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय मटेरियल लेबर मीन सेल्स प्राइस में से मटेरियल एंड लेबर का डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो 8 रुपया आएगा। मीन्स 8 रुपया क्या है, एक प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसमें से अभी वेरिएबल ओवरहेड माइनस नहीं किया है। तो ये जो 8 रुपया है सेल्स माइनस मटेरियल एंड लेबर, ऐसा एक फिगर है। मीन्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि अभी ये वेरिएबल प्रोडक्ट ओवरहेड माइनस करना बाकी है। तो ये 8 है, उसमें से 2-2 माइनस कर लेंगे, बराबर, तो 6-6 हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा, हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, तो भाई फिक्स कॉस्ट 6000 आएगा, बट उससे पहले फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट की फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। तो सीपीयू मेरा 6 है एंड ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए, तो भाई फिक्स कॉस्ट रिकवर करे इतना ही होना चाहिए, बराबर। तो इन शॉर्ट आप समझ लो कि यहाँ हमने क्या ढूंढा, 8 रुपया के बेस पे हमको क्या चाहिए, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वुड बी व्हाट, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। तो मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू करूंगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया, यहाँ 2000 मल्टीप्लाइड बाई 6 के हिसाब से 12000, यहाँ 1500 मल्टीप्लाइड बाई 6 के हिसाब से 9000 है। अब फिक्स कॉस्ट दोनों में 6000 ही रहेगी, कैसे, तो ये मैं बता देता हूँ। ये 2000 इंटू 3 करो 6000 आता है, और 1500 इंटू 4 करो ये भी 6000 आता है। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ओवरहेड 1 इंटू यूनिट्स। तो ये 6000 मेरे को मालूम पड़ गया। तो देखो टोटल कॉस्ट में से 6000 फिक्स कॉस्ट है, तो बाकी का सॉरी कंट्रीब्यूशन है उसमें से 6000 फिक्स कॉस्ट है, वो माइनस करो तो प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे करके प्रॉफिट आता है 6000 और 3000। तो काफी इंटरेस्टिंग सम था, करना चाहिए हमको ऐसा। ये सम आपको मैंने क्लास में दिया था, बट हार्डली किसी ने ये सॉल्व किया था, है ना, किसी को ये बेसिक आइडिया नहीं था। तो चलो मैंने 1 बाय 1 इसके मुद्दे तो सब डिस्कस किए हैं। अब इसके अंदर मेरे को जो टफ जैसा लगता है वो लिमिटिंग फैक्टर है कि आपके लिए है, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी का सब मैनेजेबल जैसा है। बट डेफिनेटली काफी समय पहले हमने पढ़ा है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, बराबर, और उसके अंदर जो भी डाउट वगैरह है आपको पूछने पड़ेंगे। ये जो सम है ना, पहला सम की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का, वो देख के जाना, मैंने कराया है अच्छे से,
बाकी देखो ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, डिक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट का सम है। फिर ये क्या है, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का सम है 90% एंड 100%। एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोजल है, मीन्स आपको एक ऑफर आई है। अब है ना, यहाँ जरा देखिएगा, ये वन लाइनर बोल रहा हूँ एक्सेप्ट रिजेक्ट में। सपोज इसमें भी एक्सपोर्ट डिसीजन था, देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो ये सम पढ़ो कि भाई आपका सेल्स 80,000 है 15 रुपए के हिसाब से, 80,000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दी है आपको, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। द कैपेसिटी ऑफ प्लांट 1 लाख यूनिट है। अब आप कितने पे काम कर रहे हो, 80,000 पे, 20,000 आइडल है। कस्टमर फ्रॉम यूएसए डिजायर्स टू बाय 20,000 यूनिट्स, उसको 20,000 चाहिए, तो मेरी पूरी आइडल कैपेसिटी वो अकेला बाय कर रहा है, और वो कितनी कीमत पे, 10 रुपए मांग रहा है। अब हम तो लोकल में 15 में बेचते हैं, ये विदेश वाला 10 में मांग रहा है, तो मैं उसको बेचूं, ऐसा क्वेश्चन। एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। तो ये एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन में आपको क्या देखना है कि आपको जो मिल रहा है इट इज मोर देन, आपको जो मिल रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ वेरिएबल कॉस्ट निकालो तो 7,20,000 थी, ये 7,20,000 को 80,000 से डिवाइड करो, 9 रुपीज, तो 9 रुपीज से तो 1 रुपया ज्यादा ही मिल रहा है अगर 10 रुपया प्राइस है तो मेरे को ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बेस पे मैंने लिया ये डिसीजन। वेरिएबल कॉस्ट टू मेक, और उसके सामने आपको वो कितना ऑफर दे रहा है, 10 रुपए का, तो मेरे को तो वेरिएबल कॉस्ट से तो 1 रुपया ज्यादा ही मिलेगा, तो मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो ये एक मुद्दा था। फिर ये क्लोज डाउन, शट डाउन एंड कंटिन्यू डिसीजन, उसमें क्या था, आप ABC था, उसमें सी में लॉस आ रहा है। देखो सी में कितना है लॉस, चेक करो तो, एक मिनट। हाँ देखो 84,000 का सेल है और 92,000 का 400 का टोटल कॉस्ट है। तो ये रहा, मैंने लिखा है प्रॉफिट और लॉस। ए में 50,400 का प्रॉफिट है, बी में 21,000 का प्रॉफिट है, और सी के अंदर 8400 का लॉस है। तो हमको लगता है कि लॉस है ना तो बंद कर दे, बट सच में लॉस है तो बंद नहीं करना है। बंद कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन भी आना बंद हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन बंद आएगा तो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी भी कम होगी उससे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये टोटल में चालू रखूँ तो 63,000 का लॉस प्रॉफिट है, बट मैं सपोज ये सी को बंद कर दूं तो उसकी ये जो फिक्स कॉस्ट है 28,000 वो तो रहेगी ही रहेगी, तो यहाँ आपका ओवरऑल प्रॉफिट है ना कम हो जाता है। देखो 63 की जगह ये कितना हो जाता है 43,400। सो इट इज एडवाइजेबल टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट इवन दो इट जनरेट्स अ लॉस बिकॉज टोटल रिस्क इज हायर देन 19,600 इफ वी कंटिन्यू। बराबर, चालू करोगे तो इतना ज्यादा मेरे को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो चालू रखना चाहिए। चलो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलमोस्ट डन। एक्सपेंशन डिसीजन है, एक्सपांड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक्सपेंशन डिसीजन में आपको याद रखना है क्या मालूम, जब भी आप एक्सपेंशन करने जाओ तो एक्सपेंशन करने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट मिले, बराबर, एक्सपांड जो वो अभी के प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सपेंशन करो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखो विथ एक्सपेंशन एंड विदाउट एक्सपेंशन ऐसा है, एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेंशन। एग्जिस्टिंग में ऐसा है 32,000 आ रहा है, एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 22,400 है। तो हमको क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्सपेंशन करने से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मैंने ऐसा बताया, कहाँ बढ़ा देखो। हाँ अच्छा एक मिनट कुछ कंडीशंस है, और ये एक्स्ट्रा होगा यस यस, जरा पढ़ो तो देखो। इट इज एस्टिमेटेड दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द न्यू प्लांट विल बी 240 एंड द कंपनी आल्सो वांट्स टू अर्न द एडिशनल 3,200 रुपए। तो 3,200 से तो बहुत ज्यादा है, 22,400 है, तो हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चलो, तो एक्सपेंशन रिलेटेड डिसीजन हो गया। पीवी ग्राफ वो भी ठीक है, ओके। हाँ ये एक लास्ट वाला उदाहरण, मिसलेनियस, हेवी डिमांड एंड कम डिमांड वाला उदाहरण। अब इसमें क्या होता है, टीबी लिमिटेड का सेल्स 1.5 लाख है,
बट देखो वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 मीन्स कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 30,000 डिवाइड बाई 1.5 लाख करो तो 20% आएगा। दूसरी प्रोडक्ट 1.5 लाख सेल्स है, बट वेरिएबल कॉस्ट देखो तो उधर 1 लाख, तो उसका मीनिंग कंट्रीब्यूशन 50,000 है। 50,000 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख करोगे तो 1/3 आएगा, 33.33। तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है भाई? पीवी रेशियो किसका ज्यादा है? पहले में 25% और इधर कितना? 33.33%। तो मेरे को क्या करना चाहिए? पीवी रेशियो किसका? इधर सॉरी, इधर तो 20% ही है, तो मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए? तो सीडी लिमिटेड। बट सर देखो दोनों का सेल सेम है, 1.5 लाख 1.5 लाख, दोनों का प्रॉफिट सेम है, 15,000 15,000। तो कहीं भी करूँ तो चलेगा ना? नहीं भाई, पीवी रेशियो के हिसाब से जाए। पीवी रेशियो किसका ज्यादा है? सीडी लिमिटेड। तो अब बहुत हैवी डिमांड हो ना, तो पीवी रेशियो जिसका ज्यादा है वो ज्यादा बेनिफिट करेगा, और कम डिमांड है तो जिसका फिक्स कॉस्ट कम है वो आपको बेनिफिट देगा ज्यादा। बस, तो देखो इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल वर्सेस एब्सॉर्प्शन वाला कंसेप्ट है, वो एक बाकी था मेरा, मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है। सम है आपको ऐसा मार्जिनल वर्सेस एब्सॉर्प्शन का, या फिर बातें ही है? आई थिंक सम नहीं है इसका। सम ग्रुप 2 में आता है, मार्जिनल वर्सेस एब्सॉर्प्शन। उसमें ना मेनली कॉस्ट शीट बनाते हैं, और जो स्टॉक वगैरह है ना, वो कौन सा, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर आप वैल्यू करोगे ना, तो स्टॉक सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होगा, जबकि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक आपका वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों लेवल पे वैल्यू होता है। तो ये एक मुद्दा है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में अभी मैं एंड करता हूँ।